सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉरपोरेशन क्या होती है। एक बिजनेस सिंगल ओनरशिप, एक बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है, और इसी तरीके से एक हो गई कंपनी। जो सिंगल ओनरशिप होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उसमें एज यू ऑल नो कि एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने बिजनेस को चला रहा होता है। कोई लिमिट, कोई लाइबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती है उसके अंदर। वो अपनी जेब से लगा रहा होता है अपनी जेब, और जो जब चाह रहा होता है उसमें से वो निकाल रहा होता है। सेम केस पार्टनरशिप में होता है कि एक से ज्यादा लोग बिजनेस को चला रहे होते हैं और सेम कंडीशंस फॉलो होती हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस पे होती हैं। बट नॉट इन द केस ऑफ कंपनी। अगर हम अ, अगर हम कंपनी के हवाले से बात करें, तो कंपनी या कॉरपोरेशन, तो उसका जरा स्ट्रक्चर जो है वो इन तमाम बिजनेस से अलग होता है। सबसे पहली चीज, उसके अंदर आपको जो पैसा लगाने वाला है, शेयर होल्डर, वो अलग है, और उस कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जिबिट 1 के अंदर देख सकते हैं कि स्टॉक होल्डर्स यानी वो लोग जो कंपनी में अपना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं, उन स्टॉक होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब करें, जो कि बाकायदा उनके वोटिंग राइट्स की बेसिस पे डिसाइड होते हैं, नंबर ऑफ वोट्स पे डिसाइड होता है। और उसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के फाइनल हो जाते हैं, तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उस कंपनी की मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं या फाइनल करते हैं। और उस मैनेजमेंट का काम होता है कि फिर वो जो डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं, उसको वो फिर टेक केयर कर रही होती है, उन ऑपरेशंस को चला रही होती है। अब जो पहला पार्ट है आपका स्टॉक होल्डर्स का, स्टॉक होल्डर्स मींस वो लोग जो कंपनी की इक्विटी क्रिएट करते हैं, यानी प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, जो कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं और उस कंपनी में उस शेयर्स को बाय करने के बाद उसके ऑनर बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर बाइंग। तो जितने शेयर्स वो बाय करते हैं उसी हिसाब से उतने ही रेशो से वो उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, और उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं कि वो कंपनी आमतौर से हर साल दो तरह की मीटिंग्स कॉल करती हैं। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अलग होती है, लेकिन उसके साथ साथ एनुअली एक जनरल मीटिंग कॉल करती है जिसे कहते हैं एजीएम। इसी तरीके से एक मीटिंग कॉल होती है ईओजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो उसमें फिर उन तमाम शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि वहां पर बेसिकली कंपनी को एक डिसीजन रिक्वायर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक डिसीजन रिक्वायर्ड होता है जो वो शेयर होल्डर से लेना चाह रहे होते हैं। अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने के हवाले से हो, या किसी चीज को खत्म करने के हवाले से हो, नई चीज स्टैब्लिश करने के हवाले से हो। तो जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते हैं कि अब ईओजीएम कॉल करनी चाहिए, तो वो फिर ईओजीएम कॉल करवाते हैं। उसके लिए प्रॉपरली कॉरेस्पॉन्डेंस होती है स्टॉक होल्डर्स के साथ, वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जितने लोग, सारे तो नहीं अटेंड करते, लेकिन जितने लोग अटेंड करते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वो अपना वोट कास्ट करते हैं कि हाँ भी इस फैसले में उनकी क्या डिसीजन है, करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। और फिर जो जितने नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा होते हैं, जिस जिस साइड के ज्यादा होते हैं, उस डिसीजन को फिर अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब शेयर होल्डर जो हैं वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो ये जो ईओजीएम की कॉल है, इसमें जो जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें से एक डिसीजन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करने का होता है। शुरू शुरू में तो जाहिर है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करने होते हैं अपने तौर से, अपने उस पे जो कंपनी, जो उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ये होता है कि वो
ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के लिए और उन शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर होता है वो उनके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं। अब जाहिर है जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो सबके डिसीजंस तो वो केटर नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, तो उनके बिहाफ पे जो रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं उसके फिर वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें फिर वो देखते हैं, चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं, फाइनल करते हैं और मैनेजमेंट को अपना एक डिसीजन कन्वे करते हैं कि अब आपने इस चीज़ को आगे ऐसे लेके जाना। उसमें जो आम तौर से जो बुनियादी पार्ट जो है वो अंडर डिस्कशन रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, वो होता है डिविडेंड्स का, कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होना चाहिए स्टॉक होल्डर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा फैसला लें जो कि स्टॉक होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल हो। इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर वो कंपनी के लिए फैसला करते हैं तो इसका मतलब फिर वो शायद ये चीज ऑप्ट करें कि वो डिविडेंड्स डिक्लेयर ना करें। ऐसी सूरत में कंपनी के अंदर पैसा आएगा और कंपनी के ग्रो करने का चांस बढ़ जाएगा, यानी वो पैसा जो कंपनी ने अर्न किया एज अ नेट इनकम, अब वही पैसा अगर वो बिजनेस में दोबारा उसी पैसे को मजीद इंजेक्ट कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स में, नई चीज़ों में, ऑपरेशंस को अपने इन्हांस कर रहे हैं, अपने प्लांट्स वगैरह को, मशीन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब वो कंपनी की परफॉर्मेंस को आगे चल के बेहतर करेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। और दूसरी तरफ अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दें, तो ऐसी सूरत में जो पैसा है वो कंपनी से निकल के शेयर होल्डर्स की जेब में चला गया, और जो कंपनी ने कमाया तो उसका मतलब वो उसी पोजीशन पे खड़े हैं, अब उसी उसी पोजीशन में रहते हुए उन्होंने अपने आप को देखना है कि अब वो क्या कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन पे जाना है या उसके दूसरे ऑप्शंस तलाश करने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इस चीज को डिसाइड करें कि डिविडेंड्स की सूरत में और कंपनी ग्रोथ की सूरत में क्या फैसला किया जाए। समटाइम ऐसा भी होता है कि डिविडेंड भी देते हैं और कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं, तो जो पैसा रिटेन कर लेते हैं वो रिटेन अर्निंग के हेड में चला जाता है, कैपिटल के अंदर में, और बाकी डिविडेंड की सूरत में चला जाता है, कैश डिविडेंड की सूरत में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इनिशियली स्टेप पे उनका जो काम होता है वो मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट है, यानी कि कंपनी का सीईओ अपॉइंट करना। उसके बाद सीईओ जो है वो फिर आगे अपनी मैनेजमेंट की डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये जो भी डेजिग्नेशंस उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फॉल कर रहे हैं, जो वो रखना चाह रहे हैं डेजिग्नेशंस, तो वो उन तमाम की डिसीजंस, और उसके बाद फिर वो अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स जो वो हायर करेंगे तो वो फिर उसके डिसीजंस, आमतौर पे जो मैनेजमेंट लेवल के डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो जब मैनेजमेंट की मैनेजमेंट फाइनल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपने रूटीन के जो ऑपरेशन चलाने होते हैं उसके लिए सबॉर्डिनेट्स हायर करती है, और सबॉर्डिनेट्स के लिए फिर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर अपने तय उसको फैसला कर रही होती है। और उसके बाद फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल करना, जो सीएफओ काम है कि क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेके जाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से फिर उसकी डिस्कशन करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे फिर वो सीएफओ उसके अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म करना, तो ये तमाम के सारे मामला चलना शुरू हो जाते हैं। अब जब कोई इनकॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हो जाती है तो ज़ाहिर है उसके हर कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, कि एक सेपरेट बिल्कुल लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटर होती है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी अगर रन कर रही है तो उसका जो रेगुलेटर है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एससीसीपी, जो कि पाकिस्तान के अंदर कंपनीज को रजिस्टर कर रही होती है और उनको लाइसेंस दे रही होती है ऑपरेट करने का। तो इसका मतलब ये है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जो कि जो है ना वो इंडिपेंडेंटली किसी भी बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, एम्प्लॉयज़ की हायरिंग और फायरिंग के हवाले से, टैक्स के हवाले से अपने फैसले कर रही होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ जो हमारे ज़हन में आ जाती है वो ये है कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो इसका मतलब कंपनी के अंदर
बंदा ना अपनी मर्जी से पैसा उसमें लगा सकता है, ना पैसा निकाल सकता है। पहली चीज, बंदा जो मैनेजमेंट का बंदा है वो खुद से तो कोई पैसा इंजेक्ट कर ही नहीं सकता। सारा का सारा पैसा जो है वो शेयर होल्डर है, ठीक है। और ना वो अपनी मर्जी से उसमें से कोई पैसा निकाल के दे सकता है। पीछे सारा रेगुलेशन है, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को वर्कआउट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको फाइनल करते हैं कि कितना पैसा मजीद रिक्वायर्ड है, कितना निकालना है। बहुत सारी चीज़ें जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में आ जाती हैं। इसको अगर बहुत सिंपल करके बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी की सूरत में मैनेजमेंट जो है खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसमें शेयर होल्डर्स की रजामंदी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रजामंदी प्लस रेगुलेटरी की रजामंदी, ये दोनों चीज शामिल होती हैं। ईज ऑफ कैपिटल जनरेशन। अब इसको इस तरीके से ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक दुकानदार है, एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर है और पार्टनर है, उनको पैसा रिक्वायर्ड है। अब वो ज़रा किसी बंदे से बात करेंगे, तो वो बंदा एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचेगा कि यार मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि कोई पता नहीं अचानक से अगर ये बंदा बंद करके भाग गया तो उसका पैसा डूब गया, वाइज वर्सा। जब एक कंपनी की बात आती है तो वो कंपनी चूंकि प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती है, एसएससीपी से लाइसेंस्ड होती है, रेगुलेटेड बाय एसएससीपी होती है, उसके पीछे पूरी मैनेजमेंट होती है, तो वहां पे ये जो भागने वाला रिस्क है ये खत्म हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अगर उनको कैपिटल चाहिए होता है तो उनको शेयर होल्डर भी पैसा देने को तैयार होता है, उनको बैंक भी पैसा देने को तैयार होता है। अगर वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर पढ़ा था, अगर वो बॉन्ड्स इशू तो उसमें भी लोग पैसा लगाने को तैयार होते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल जनरेशन है वो कंपनी के लिए या इनकॉर्पोरेशन के लिए आसान है, कॉर्पोरेशन के लिए आसान है, इंस्टेड ऑफ सिंगल ऑनर या पार्टनरशिप बिजनेस के। फिर आ जाए आप ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब अगर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं लकी सीमेंट, ले लेते हैं पीआईए, ले लेते हैं डीजी खान सीमेंट, ले लेते हैं बहुत सारे एंग्रो कॉर्पोरेशन लेते हैं, आपकी और बहुत सारी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अराउंड 700 प्लस कंपनी जो मार्केट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर उसके आपने शेयर्स बाय किए हुए हैं तो उसका मतलब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि अगर आप अपनी आप चाह रहे हैं कि उसको बेच के दूसरी कंपनी के शेयर बाय कर लें, तो आपके लिए कन्वीनियंस है। आप अपने प्राइस सेट करें, वो प्राइस सेट हो जाए और बायर और सेलर उस पर एग्री हो जाए तो वो आपके शेयर्स बिक जाते हैं और आपके पास जो कैश आ जाता है तो आप उससे दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो उसका मतलब जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है वो ईजी है। और अगर आप इसको सिंगल ऑनर की बात कर रहे हैं या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें इजीली पॉसिबल नहीं है ना, कि एक सिंगल ऑनर है वो अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है दूसरे ऑनर को, तो वो उसको भले पापड़ बेलने पड़ेंगे, पहले उसको बड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई ये फलाना ये चीज फिर जाके बिजनेस जो है वो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। और सेम केस पार्टनरशिप के लिए होता है। अगर पार्टनरशिप ऐड करना है या पार्टनरशिप खत्म करनी है तो उसके लिए बड़े मसले मसाइल। एक अंडरस्टैंडिंग खत्म तो बड़ी जल्दी हो जाती है कि ठीक है पार्टनरशिप खत्म करें, बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन अगर पार्टनर ऐड करना है या पार्टनर शिफ्ट करना है तो वो एक बहुत बड़ा मसला चैलेंज है। अच्छा, उसके बाद फिर पॉइंट है लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि if a stockholder tries to enter into a contract for a corporation, the corporation is not bound by the contract, whereas in the partnership, because of what is called mutual agency, all the partners can be bound by one partner's action। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक होल्डर जो है वो अगर कोशिश करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का तो वो नहीं कर सकता, वो कंपनी बाउंड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने में। लेकिन जो पार्टनरशिप है वो इटसेल्फ एक बाइंडिंग है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो अगर अगर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट डेवलप हो जाता है तो फिर वो बाउंड है कि वो उस एग्रीमेंट की जो क्लॉजेज हैं उसको वो फॉलो करें। इसी तरीके से कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, एक वर्ड यूज होता है गोइंग कंसर्न, आपने शायद अकाउंटिंग के कोर्स में पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न एक टर्म यूज की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी डेवलप की जाती है तो उसका जो सोल पर्पज होता है वो गोइंग कंसर्न होता है, यानी वो बिजनेस बहुत जल्द खत्म नहीं होगा, वो बिजनेस चलता रहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत किसी भी बिजनेस को कंपनी की सूरत में स्टैब्लिश किया जाता है, ये लंबा अरसा चलेगा। और यही वजह होता है कि यही चीज शेयर होल्डर्स के ऊपर एतबार का बायस बनती है कि ये चूंकि लंबा चलेगा, इसी वजह से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट उनके लिए करना आसान हो जाता है। फिर आ जाए जी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक होल्डर्स को, उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। एक सेंट्रलाइज जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर जाती है, वो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करवाना है। जो एक्शन प्लान है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं कि कंपनी ने करना क्या है, क्या करना है और किस तरीके से करना है।
फिर जो मैनेजमेंट होती है वो फिर उसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यस, जो कंपनी के लिए बंदे हायर किए जाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनके पीछे उनके एक एक्सपर्टीज होती हैं हर एरिया की। उन एरियाज को एरियाज के हवाले से उनको अपॉइंट किया जाता है उनकी एक्सपर्टीज के हवाले से, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से चला सकें। अब ये तो होगा सारे के सारे एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, यस, कॉर्पोरेट जो है बेसिकली वो बाउंड होती हैं, जो भी उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी एसएससीपी ने अगर कोई रेगुलेशंस पीछे दी हुई हैं तो वो उसको फॉलो किए बगैर नहीं चल सकती। हर चीज की इंफॉर्मेशन रेगुलेटर को होना जरूरी होती है। कंपनी में जो भी की लेवल पे चेंज आया है या वो करने जा रही है, एक्शन प्लान क्या है, पॉलिसीज क्या है, एसओपीज क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें रेगुलेटर को कम्युनिकेट की जाती हैं डॉक्यूमेंट की सूरत में। और उसकी बेसिस के ऊपर जो एससीपी है वो इंस्पेक्शंस करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है कि हाँ भी ये रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है। वो पूरी अपनी एक रिपोर्ट देता है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो उसको हाईलाइट करता है कि ये फलाना इश्यूज हैं कि इसको एड्रेस करना जरूरी है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है डबल टैक्सेशन। ये एक चीज है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डबल टैक्सेशन के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है। कैसे आता है? जब पहले स्टेज पे कंपनी नेट इनकम अनाउंस करती है तो नेट इनकम निकालने से पहले वो टैक्स माइनस करती है। वो हो गया पहला स्टेप। जब नेट इनकम निकल आती है तो नेट इनकम निकालने के बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है फिर डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट डिविडेंड देना है और कितना परसेंट रिटेन करना है। तो जितना परसेंट भी डिविडेंड की सूरत में देना है, मान लें 100 रुपए कमाए हैं, 100 में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पूरा का पूरा 100 रुपए जो है वो डिविडेंड की सूरत में दे दो, या 50 रुपए डिविडेंड की सूरत में दे दो, 50 रिटेन कर लो, 60-40 कर लो, 40-60 कर लो, जो भी रेशो वो डिसाइड करें। तो अब मान लें 100 रुपए कंपनी ने कमाए हैं और वो 100 के 100 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये डिविडेंड की सूरत में दे दो। तो वो 100 रुपए जो है वो एज इट इज स्टॉक होल्डर की जेब में नहीं जाते हैं, वो उसकी जाने से पहले फिर टैक्स कटता है। वो होता है सेकंड टैक्स। तो इस वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनी के अंदर, ये फिर उस पर डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है शेयर होल्डर्स के ऊपर। एक जो कंपनी काटती है और दूसरा जो उनको डिविडेंड की सूरत में देने में कटता है। इसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी, कि कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको शेयर होल्डर से भी इजाजत लेने की जरूरत है अगर कोई की चेंजेस का इम्कान है, और उसके बाद फिर रेगुलेटर से भी इजाजत लेने की जरूरत है। जैसे कि पहले बताया कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक भी फैसले करने पड़ जाते हैं कि अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किस वेंडर से माल बाय करे, किस वेंडर से माल बाय नहीं करे, क्यों नहीं करे, क्या वजह है, क्या रीजन, ये तमाम चीजें रेगुलेटर को कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। फिर इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टॉक होल्डर्स जो है वो पैसा लगाते हैं और जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल करती है। यानी कंपनी की सूरत में या कॉर्पोरेशन की सूरत में ऑनरशिप और कंट्रोल दोनों एक एक बंदे के हाथ में नहीं होते। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की बात की जाए उसमें तो वही बंदे ऑनर भी हैं और वही बंदे कंट्रोल करने वाले भी हैं। जबकि कॉर्पोरेशन के केस में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेशन के केस में स्टॉक होल्डर्स ऑनर होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो कंट्रोल करती है। जब हम इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो इक्विटी जो कि उसने शेयर होल्डर की यूज़ करनी होती है। लाइक अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस कंडीशन में जहाँ पे कंपनी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना चाह रही है, रजिस्टर करा लिया, और उसके बाद नाउ अब उसको इक्विटी चाहिए यानी पैसा चाहिए उसमें। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो शेयर होल्डर्स की तरफ मूव करती है और शेयर होल्डर से उसको पैसा चाहिए, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कॉरपोरेशन की सूरत में पैसा शेयर होल्डर्स का एंड मैनेजमेंट आपकी अपनी। तो पैसा चूंकि शेयर होल्डर का होता है तो जाहिर है उसके लिए प्रॉपर एक अप्रूवल के साथ, एक पूरे सेटअप के साथ मार्केट में आना। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें, तो कंपनीज के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो है रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज। कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर लिया, आईपीओ लॉन्च करने के बाद पैसा जमा कर लिया, उसके उसको हैंडल करने के लिए, इन ऑर्डर टू हैंडल दी शेयर होल्डर
record services, shareholder records, their information, transfer of shares, ownership, उन तमाम चीज़ों के हवाले से कंपनी को एक अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट करना होता है रजिस्ट्रार का और ट्रांसफ़र एजेंट्स का। अब ट्रांसफ़र एजेंट जो है, जो कि यूजुअली, या रजिस्ट्रार जो है, वो यूजुअली बैंक्स एंड ट्रस्ट कंपनीज जो हैं वो होती हैं। अगर जब ये चीज़ फाइनलाइज हो जाती है तो उसके साथ साथ फिर दो मेन काम करने होते हैं। वो होता है पार वैल्यू, कि कितनी अमाउंट का, यानी पर शेयर वैल्यू क्या होगी उस कंपनी की। तो पार वैल्यू ये अमाउंट जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को प्लान करेगा। द कंपनी कैन डिसाइड द पार वैल्यू बाय इटसेल्फ। कंपनी जब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रेगुलेटर को सबमिट करती है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो जाहिर है उसके अंदर फिर वो एक लीगल कैपिटल भी मेंशन करती है कि ओवरऑल कितना अमाउंट वो ऑथराइज कैपिटल की सूरत में रजिस्टर कराती है। ऑथराइज कैपिटल तो अपनी जगह पे, कितना अमाउंट वो इस वक्त इशू करना चाहे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि करंटली विद हाउ मच अमाउंट द कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जितना पैसा कंपनी शेयर्स को फ्लोट करके अपने पास हासिल करती, जमा करती है, उसे कहते हैं लीगल कैपिटल। तो यहाँ पे एक चीज़ को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि अगर हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, तो इसका मतलब वो पैसा जो कंपनी ने रेगुलेटर से, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से ऑथराइज करवाया, और अगर उसको हम सेपरेट करें लीगल कैपिटल से, तो इसका मतलब यह है कि उस ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी ने कितना पैसा मार्केट में फ्लोट किया, यानी कि कितने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा कंपनी ने गेन किया, अपनी पॉकेट में डाला, वो कहलाएगा कंपनी का लीगल कैपिटल। अब जब हम इस बात को समझते हैं कि ठीक है जी, कंपनी ने इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ मूव करना है और उसके लिए कंपनी ने पार वैल्यू सेट कर ली, लीगल कैपिटल जो है वो उसने डिसाइड कर लिया कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो मार्केट में फ्लोट करेंगे उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका लीगल कैपिटल बन जाएगा। विच मीन्स द कंपनी इज इन द फेज ऑफ प्राइमरी मार्केट, जहां पे वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही। अब जब बात करते हैं आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, तो उसमें कंपनी को एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है, यानी कि एक अंडर राइटर डिसाइड करना होता है। वो अंडर राइटर बैंक होता है जिसके साथ कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अंडर राइटिंग एग्रीमेंट साइन करती है, जिसके अंदर जाहिर है उसकी सर्विसेज के भी पैसे मेंशन होते हैं। अलॉन्ग विद दैट, बीइंग एन अंडर राइटर, अगर कंपनी के शेयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 लाख शेयर्स जनरल पब्लिक में इशू कर दिए, मान लें कि 95,000 शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक ने बाय कर लिए और 5,000 शेयर्स बच गए जो कि सब्सक्राइब नहीं हो सके। ऐसी सूरत में इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्राइब, टर्म यूज की जाती है अंडर सब्सक्राइब। और ऐसी सूरत में जो अंडर राइटर होता है, नाउ दे आर बाउंड टू बाय द रिमेनिंग 5,000 शेयर्स। और जब शेयर्स अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, ऐसी सूरत में हम उसको अल्टीमेटली ये कहेंगे, लाइक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स फ्लोट करने थे और कंपनी के जो शेयर्स थे उसके पास जो सब्सक्रिप्शंस आ गई वो 1 लाख शेयर से ज्यादा की आ गई, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। अब ये प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होता है? कंपनीज अपने आईपीओ की प्रिपरेशंस कंप्लीट करती हैं, अंडर राइटर के साथ एग्रीमेंट भी करती हैं, उसमें लीगल फीस भी शामिल होती हैं, उसमें ऑडिट फी भी शामिल होती है, उसके अंदर एक फॉर्मेशन कॉस्ट कहलाती है, तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट फी भी आ जाती है, प्रिंटिंग चार्जेस भी आ जाते हैं। तो ये तमाम कॉस्ट को मिला के एक फॉर्मेशन कॉस्ट सेट की जाती है। तो जब ये तमाम मामला हो जाते हैं तो आईपीओ का टाइम आ जाता है, आईपीओ लॉन्च हो जाता है। तो बेसिकली जो अंडर राइटर होता है उसकी, चूंकि वो बैंक होता है, तो बैंक की तमाम ब्रांचेस में उस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म प्लेस किए जाते हैं फॉर जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक जो कि बैंक का रुख करती है, जब उनको ये पता होता है कि अंडर राइटर ये हैं, वो वहाँ अप्रोच करते हैं, तो जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करती है, एक चेक उसके साथ लगाती है जितने नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के बाय करना चाह रहे हैं, और फिर वो उस कंपनी में अपने उस पर्टिकुलर मेंशन्ड अकाउंट के अंदर वो उसको जमा कराते हैं। ज़्यादातर जो एक प्रैक्टिस देखी गई है, 3 से 4 दिन जो है वो रखे जाते हैं आईपीओ के लिए।
जब आईपीओ के डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जितनी सब्सक्रिप्शंस रिसीव हो जाती हैं उसको बैंक उसके ऊपर काम करता है कि इस पर्टिकुलर सीएनआईसी के अगेंस्ट में इतने नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो बाय किए गए हैं। वो पूरी लिस्ट तैयार करने के बाद वो फिर कंपनी को वो चीज़ कम्युनिकेट करता है, बाद में कंपनी उसको ऑडिट करवाती है, उसको वेरीफाई करवाती है, हर चीज़ दिस एंड दैट सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद फाइनल हो जाता है कि जी इतने हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ देखी जाती है कि वो अंडर सब्सक्राइब हुआ या ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो गैप होगा वो अंडर राइटर पूरा करेगा। और अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर लिस्ट फाइनल हो जाती है और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शंस आती हैं उनको फिर वापस उनकी जो अमाउंट्स हैं वो रिटर्न कर दी जाती है। ये पूरा एक आईपीओ का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की तो जाहिर है जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं वहाँ पर हम जाहिर है फिर इस चीज़ को भी देखते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग के हवाले से भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या मौजूद। डेफिनेटली अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला सोर्स तो आपका इक्विटी फाइनेंसिंग है। बीइंग ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स के थ्रू यानी कि शेयर होल्डर्स क्रिएट करके पैसा कंपनी के अंदर लाया जाता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो जाहिर है उसमें फिर अपनी जेब से पैसा कंपनी के अंदर पार्क किया जाता है। दोनों सूरतों में जो पहला आपका जो फेज होता है वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। एडवांटेज की सूरत में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है डिक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम इसको देखें तो ये वो पैसा है जो कि कंपनी के पास ही मौजूद रहता है। बीइंग ए शेयर होल्डर, अगर किसी कंपनी का शेयर आप बाय कर लेते हो तो वो पैसा तो कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी के पास अगर कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क में मुराद क्या ली जाती है कि अगर कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ साथ डेट फाइनेंसिंग भी अपने पास ऐड करती रहे तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर इक्विटी फाइनेंसिंग है तो इक्विटी फाइनेंसिंग इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द कंपनी। तो जितनी अच्छी इक्विटी फाइनेंसिंग कंपनी जो है वो मेंटेन करती है उसका परसेंटेज जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा कंपनी अपना विदाउट एडिंग एनी एडिशनल बर्डन कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को देख सकती है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज्ड कैश फॉर ऑपरेशंस। अगर कंपनी ने कॉमन शेयर होल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं तो इसका मतलब कंपनी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि कंपनी ने जो भी नेट इनकम जनरेट किया है उस नेट इनकम में से कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना दे और वो तमाम का तमाम पैसा कंपनी अपने पास रिटेन कर ले फॉर देयर टू स्पेंड ऑन देयर फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्ती एक ऑप्शन एक लाइक अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास रहती है। जितना अच्छा कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर काम करती है तो उसके पास ये ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहता है कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होना होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू मेक डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स और नॉट और पार्शली लाइक 100 में से कितना परसेंट जो है वो डिविडेंड देना है और कितना परसेंट रिटेन करना है। इट्स कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स along with the support of supporting material or supporting information of the provided by the management. Similarly, थर्ड पार्ट इज बेटर डेट टू इक्विटी रेशो। जितना अच्छा इक्विटी रेशो कंपनी मेंटेन करेगी उतनी ही कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती है। जितना ज़्यादा पैसा कंपनी इक्विटी में से यूज़ करेगी उतना ज़्यादा कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती है। एक एडवांस स्टडीज़ की सूरत में अगर मैं वो चीज़ को यहाँ पे ऐड करूँ, जितना पैसा कंपनी इक्विटी की सूरत में रिटेन करती है अपने नेट इनकम में से रिटेन करती है कंपनी में उतनी ही ग्रोथ बनती है। एडवांटेजेस के साथ साथ अगर हम बात करें तो ज़ाहिर डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये एक ऑप्शन मौजूद रहता है। जब हम डेट फाइनेंसिंग को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं या अपने कैपिटल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अपने कैपिटल का पार्ट बनाते हैं तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट की सूरत में की शक्ल में देखते हैं उसको तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अर्निंग बिफोर टैक्स तक पहुंचना है तो उसका मतलब उससे पहले आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। द कंपनी इज मेंटेनिंग डेट एंड इक्विटी बोथ इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, देन इट ऑल्सो द ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी कि उसको इंटरेस्ट पे करना है। अब जब वो इंटरेस्ट पे करती है आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऐसी सूरत में जाहिर है अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो कम हो जाता है और अर्निंग बिफोर टैक्स कम होने की वजह से आपका इंटरेस्ट आपका जो टैक्स होता है टैक्स की पेमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर मान लें कंपनी अगर डेट मेंटेन नहीं कर रही तो फिर आपने इंटरेस्ट तो पे नहीं करना। अब अगर इंटरेस्ट पे नहीं करना तो इसका मतलब फिर
ईबीटी की अमाउंट बढ़ जाती है, और ईबीटी की अमाउंट बढ़ने से आपके टैक्स की अमाउंट भी बढ़ जाती है, टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज स्टॉक होल्डर कंट्रोल। बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, अगर मैंने आज मान लो कि 1 लाख शेयर्स किसी कंपनी के, ये चलो कम नंबर कम कर लेते हैं, 1,000 शेयर्स मैंने किसी कंपनी के बाय किए। मान लें कंपनी के शेयर्स हैं लाइक 10,000, 10,000 टोटल शेयर्स हैं, और मैंने 1,000 शेयर्स उसके बाय किए हुए हैं, तो उसका मतलब मेरी जो ओवरऑल होल्डिंग उस कंपनी के अंदर है वो है 10% की। व्हाट इफ, अगर कंपनी नए शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है, लाइक कंपनी को पैसे की जरूरत है और इक्विटी फाइनेंसिंग इज द लीस्ट ऑप्शन, और ऐसी कंडीशन में वो मजीद शेयर मार्केट में फ्लोट करके इक्विटी जनरेट करती है, तो लाइक लेट से कंपनी को ने 10,000 शेयर इशू किए हुए थे, कंपनी को मजीद 10,000 शेयर जो है वो इशू करने की जरूरत पड़ गई। अब टोटल शेयर जो मार्केट के अंदर मौजूद है दैट आर 20,000, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब मेरे पास जो 1,000 शेयर्स थे, जो कि पहले 10% के ऊपर थे, अब उसकी कितनी परसेंटेज रहेगी? हाफ हो गई, 5%। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है इसके साथ साथ इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर। जब हम कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का नाम देते हैं, और उसका फाइनल इम्पैक्ट हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में राइट साइड पे यानी कि लायबिलिटीज एंड इक्विटीज वाले सेक्शन में हम उसको पीरियोडिकली अपडेट करते हैं। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ें आपके जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके इक्विटी पोर्शन का पार्ट बनते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपने कैलकुलेट करनी होती है, दिखानी होती है, वो कहलाता है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मीन्स जितना कैपिटल कंपनी ने जमा किया इन द शेप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक और इन द शेप ऑफ कॉमन स्टॉक। अगर हम ओवरऑल इक्विटी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अंदर अगर हम बात करें तो दो ब्रेकअप बन सकते हैं। अगर कंपनी ने प्रेफर्ड शेयर होल्डर इशू किए हुए हैं तो प्रेफर्ड पहले उसके जो ब्रेकअप होगा वो शो हो जाएगा, और उसके बाद अगर डेफिनेटली कंपनी ने कॉमन स्टॉक तो देना ही है, इशू इशू करना ही है, तो फिर उसके बाद कॉमन शेयर्स का जो है ब्रेकअप आ जाता है। तो इक्विटी के पोर्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपने कैलकुलेट करके दिखानी होती है, उसकी अमाउंट होती है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट हैविंग इन दी बीइंग मेंटेन्ड इन दी कॉर्पोरेशन। और इक्विटी का जो दूसरा पोर्शन होता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग। इसकी भी एक छोटी सी अलग सी स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आप चाहें तो वो उसको अपने बैलेंस शीट का पार्ट बना लें या अलग से दिखा दें, और उसका जो फाइनल इम्पैक्ट होगा वो आप रिटेन अर्निंग की सूरत में इक्विटी के पोर्शन में दिखा दें। और तीसरा हिस्सा होता है ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक मीन्स कंपनी ने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए, उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कुछ शेयर्स हम बाय बैक कर लेते हैं, तो जितने शेयर्स कंपनी ने बाय बैक किए उसको वो ट्रेजरी स्टॉक का पार्ट बनाते हैं, और इसको नेगेटिव की सूरत में अपने इक्विटी पोर्शन के अंदर मेंशन करते हैं। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के हवाले से, यानी इक्विटी का जो आपका पोर्शन है स्टॉक होल्डर इक्विटी का, उसके हवाले से इसकी शक्ल क्या बनती है। अगर हम शक्ल के हवाले से देखें तो देखें, ये सबसे पहले तो उसने बात की कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अंदर प्रेफर्ड स्टॉक लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। प्रेफर्ड स्टॉक को मेंशन किया, उसके पर पार वैल्यू को मेंशन किया, ऑथोराइज कैपिटल कितना है नंबर ऑफ शेयर्स के एतबार से, शेयर्स इशू कितने किए, और इस वक्त मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग कितने हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि इशू आपने मान लिया कि 100 या 1 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए थे, उस 1 लाख में से आपने 10,000 शेयर्स को बाय बैक कर लिया। तो अब मार्केट के अंदर जो इस वक्त आफ्टर बाय बैक तो जो शेयर्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है वो है 90,000। दैट्स आर दी आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उसके बाद कॉमन स्टॉक की डिटेल आई एग्जैक्टली वैसे ही। अब इसमें अगर आप देखो तो पार वैल्यू, देन ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, देन उसके बाद कह रहे हैं कि जी 40,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, और 36 शेयर आउटस्टैंडिंग हैं, और ये आउटस्टैंडिंग शेयर 36 और 40,000 इसका डिफरेंस आप देख सकते हो ट्रेजरी स्टॉक में, जहाँ पे वो कह रहा है 4,000 शेयर्स कंपनी ने बाय बैक किए। अमाउंट इसकी टोटल एज इट इज आती है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि 40,000 शेयर्स की जो अमाउंट थी उसमें से कम करके यानी 36,000 की अमाउंट का मेंशन किया जाए, ऐसा नहीं होता। टोटल अमाउंट मेंशन की जाती है जो अगेंस्ट 40,000 शेयर्स। उसके बाद अगर कंपनी ने कोई प्रीमियम गेन किया होता है तो वो एडिशनल पेड इन कैपिटल के अंदर दिखा दिया जाता है। अगर कॉमन में होगा तो कॉमन में दिखा देंगे, अगर प्रेफर्ड में होगा तो प्रेफर्ड में दिखा देंगे।
और वो अकॉर्डिंगली उसकी जो अमाउंट होती है मेंशन करके टोटल अमाउंट निकाली जाती है, जो कि कहलाती है टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। ये हो गया हमारा पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के अंदर जितना इनकम में से, नेट इनकम में से पैसा उठा के आपने रिजर्व में डाला होता है, तो उसको हम रिटेन अर्निंग के अंदर दिखा देते हैं। दोनों का टोटल हो गया आपका कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और रिटेन अर्निंग का। और तीसरा पार्ट हो गया ट्रेजरी स्टॉक का। ये एक ब्रॉडर टर्म्स के अंदर एक आपका इक्विटी का पोर्शन है। जितने शेयर बायबैक हुए हैं उसको नेगेटिव करके दिखा दिया, 520 माइनस 40 480 इज द टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी को फर्दर ब्रेक करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि उसके अंदर दो मेजर ब्रेकअप्स आपको मिलते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। कंपनी जब इनिशियली कंपनी ने अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना होता है, तो वो सबसे पहले सीड कैपिटल की तरफ मूव करती है। सीड कैपिटल मींस द पैसा, वो पैसा जो कि कंपनी अपने किस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स से जमा करती है, उनके पास जाती है, उनकी पूरी डिटेल कंफर्म करती है और उसके साथ उनके साथ एक रेट तय करती है। वो जो सीड कैपिटल का पैसा होता है वो पार्क किया जाता है प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर, जहाँ पे उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि हम इतना परसेंट इतने सालों तक, जब तक ये प्रेफर्ड स्टॉक मौजूद है तब तक उसको हम आपको उतना परसेंट देते रहेंगे। कंपनी को प्रपोजल समझ में आता है या लोगों को प्रपोजल समझ में आता है तो वो उस कंपनी के प्रेफर्ड शेयर होल्डर बन जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं कॉमन की, तो उसके बाद चूंकि कंपनी ने अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पर काम शुरू करना होता है, जब कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो ऐसी सूरत में कंपनी फिर कॉमन शेयर होल्डर की तरफ मूव कर जाती है, आईपीओ लॉन्च करती है, पैसा जमा करती है, उस पैसे को अपने ऑपरेशंस के अंदर इंगेज करती है और उसके बाद फिर वो कंपनी अपना ऑपरेशन रन करना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें फर्दर, तो कंपनी सबसे पहले रेगुलेटर को से ऑथोराइज शेयर्स के हवाले से एक नंबर ऑफ शेयर ऑथोराइज करवाती है कि हमारे इतने मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ऑथोराइज्ड हैं, कि ये मैक्सिमम शेयर्स होंगे जो हम फ्लोट कर सकते हैं या करेंगे। यूजुअली क्या होता है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर सारे के सारे शेयर जो है वो मार्केट में फ्लोट नहीं किए जाते। अगर मान लें कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है वो ऑथोराइज करवाया है, तो पॉसिबली वो हो सकता है कि 50% शेयर्स उस वक्त इशू करे, 40% शेयर इशू करते हैं, या अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल जो है वो उसको इशू करती है। और उसके बाद फिर ये देखती है अगर कंपनी ने शेयर्स को बायबैक कर लिया है, तो फिर वो अगर इनिशियली इशू अगर अगर 50,000 शेयर्स इशू किए हैं तो उसका मतलब वही आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी ने बायबैक का प्रोसेस किया है, तो ट्रेजरी स्टॉक में जितने शेयर्स वो दिखा रही है, तो उसका मतलब उसको लेस करने के बाद, यानी 50,000 शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए थे, मान लो उसमें से 5,000 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिए, तो अब करंट स्टेटस के ऊपर कंपनी के 45,000 शेयर्स है मार्केट के अंदर फ्लोटेड है। अब जब हम प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से बात करते हैं, तो प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर मेनली चूंकि इसके अंदर जो डिविडेंड होता है वो रेट के ऊपर होता है, एक रेट तय होता है जिसके ऊपर डिविडेंड देना होता है कंपनी को, जो कि लाजमी होता है। अब ऐसी कंडीशन में प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से दो कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। द वन इज नॉन क्यूमुलेटिव एंड द सेकंड वन इज क्यूमुलेटिव। अगर कंपनी ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया हुआ है और कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, आपकी प्रेफर्ड शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट में आपको 8% का रिटर्न दिया जाएगा हर साल, और प्रेफर्ड शेयर होल्डर जो है वो नॉन क्यूमुलेटिव है, तो अगर मान लें किसी साल में कंपनी अगर लॉस की सूरत में या किसी भी वजह से प्रेफर्ड को एंटरटेन नहीं कर पाती, या पार्शली एंटरटेन करती है और पार्शली एंटरटेन नहीं कर पाती, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कि उसने अगले साल उसको एरियर्स की सूरत में बुक करके और फिर अगले साल उसको पे ऑफ करना है, अगर कंपनी को अगले साल प्रॉफिट होता है तो। लेकिन अगर बात करते हैं क्यूमुलेटिव की, तो क्यूमुलेटिव में कंपनी ने पे करना होता है। अगर इस साल कंपनी को लॉस हुआ है और वो पे नहीं कर पाती है, तो अगले साल फिर वो उसको एरियर्स में बुक करेगी, एज अ लाइबिलिटी बुक करेगी, और फिर अगले साल उसको अगले प्रॉफिट आने के बाद उसको अगले साल के प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड के साथ पिछले साल के, यानी पहले पिछले साल का पे करेगी, उसके बाद अगले साल का पे करेगी जिस साल के अंदर वो मौजूद होंगे। अगर कुछ बच जाता है रिमेनिंग पार्ट, तो वो फिर उसके नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर में जाके वो पे ऑफ होगा। डिविडेंड्स नॉट पेड इन द ईयर दैट आर ड्यू आर कॉल्ड डिविडेंड इन एरियर्स। इस हेड से उसको बुक किया जाता है। इसी तरीके से प्रेफरेंस की भी कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग आप दे रहे हैं तो उसकी किसी एसेट के अगेंस्ट में भी हो सकती है, ना कि सिर्फ कैश की सूरत में ही हो, कि आपने प्रेफर्ड शेयर एक एसेट है, एसेट आपके बिजनेस में लाया जा रहा है और उसके अगेंस्ट में जो उसका ऑनर है उसको प्रेफर्ड शेयर होल्डिंग दी जा रही है। इसी तरीके से कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जो कि एक टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कॉमन के अंदर, अकॉर्डिंग टू एट दैट टाइम करंट मार्केट वैल्यू। इसी तरीके से कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं कि एक टाइम के बाद उसे कॉल कर लिया जाता है, और वो ऑनर जो है वो लाइक 2 to 3 years 4 years 5 years के बाद
वो कॉलेबल होते हैं। एक ऑप्शन मौजूद होता है कि वो प्रेफर्ड शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स वापस कंपनी को बेच सकता है। कॉमन स्टॉक की बात करते हैं। कॉमन स्टॉक के अंदर जिस तरीके से बताया कि कॉमन शेयर होल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं, उनको आईपीओ के थ्रू जो है वो मार्केट के अंदर जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जाहिर है जो उसकी जो पार वैल्यू होती है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। इसमें डिफरेंट किस्म के नो पार स्टॉक भी अवेलेबल होते हैं। स्टेटेड वैल्यू की बेस पे भी कॉमन स्टॉक जो है वो इशू किए जाते हैं। और उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसको फिर मैं अपनी डिस्कशन के बाद जो है वो कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। इसी तरीके से अकाउंटिंग फॉर ट्रेजरी स्टॉक का अलग एक सेगमेंट होता है, जहाँ पर जितने भी जो ट्रेजरी स्टॉक होते हैं उसको लाइक बायबैक का प्लान कर रहे हैं, वो बायबैक अपनी जगह पे हो गया, उसके बाद कंपनी क्या डिसाइड करती है दोबारा से उसको मार्केट में रीइश्यू करना है या उसको रिटायर करना है। तो इसके अगेंस्ट इसकी हवाले से भी कुछ अकाउंटिंग वर्किंग है, वो भी हम अपने सब्जेक्टिव डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल वर्किंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से हमने प्रेफर्ड स्टॉक के हवाले से देखा एक फिक्स परसेंटेज होती है, उसी तरीके से कॉमन शेयर होल्डर्स में भी जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स दिए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब हम डिविडेंड्स की बात करते हैं तो कॉमन शेयर होल्डर्स की डिविडेंड को देना तो कंपनी के लिए कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना लाजमी नहीं होता। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, अच्छा नेट इनकम जनरेट किया होता है, तो उसी नेट इनकम में से कंपनी जो है वो शेयर डिविडेंड जो है वो कॉमन शेयर होल्डर्स को भी देती है, अलॉन्ग विद कुछ पैसा रिटेन भी करती है अपनी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। डिविडेंड के अंदर सबसे जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो उनकी डेट्स होती हैं कि लाइक जब डिविडेंड जो है उसकी डेट्स किस तरीके से आप अपने बुक्स ऑफ अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको दिखाते हो। लाइक सबसे पहली चीज़ आती है डिक्लेरेशन डेट। जब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन डेट की, जिसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कब फॉर्मली अनाउंस किया कि डिविडेंड देना है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली जो डेट आती है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसको लायबिलिटी की सूरत में डिविडेंड पेबल को रिकॉर्ड किया जाता है, लीगल ऑब्लिगेशन सेट की जाती है। उसके बाद रिकॉर्ड डेट के कब, यानी कि जो देयर फॉर द राइट टू रिसीव अ डिविडेंड के कब जो है वो डिविडेंड जो है वो आपको यानी कि शेयर होल्डर्स को दिया जाना है। तो उसके लिए फिर बाकायदा जो है वो ऐसी कंडीशन में एक कोई एंट्री रिकॉर्ड डेट की सूरत में प्लेस नहीं की जाती है। और इसमें जो प्राइस होती है वो एक्स हो जाती है। जब हम रिकॉर्डिंग डेट की बात करते हैं तो ऐसी स्टेज पे आके ऑल्दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाती, बट ये है कि वहाँ पे जो प्राइस होती है वो एक्स हो जाती है। और उसके बाद फिर उसकी तीसरी चीज़ आती है पेमेंट डेट। पेमेंट डेट में मीन जब आप जब आपने डिविडेंड को पे करना है, तो इसका मतलब ये है कि देखें डिक्लेरेशन डेट जब उसको डिविडेंड को एज अ लाइबिलिटी बुक कर दिया गया कि हाँ भाई अब ये डिविडेंड देना है। रिकॉर्ड डेट जब उसको पार्ट बनाया गया कि हाँ भाई अब इस डेट से ये एक्स हो गया, और उसके बाद जब उसको पे करना है तो वो हो गई पेमेंट डेट। फिर इसके साथ साथ कंपनी जो है वो स्टॉक डिविडेंड्स और स्टॉक स्प्लिट्स का भी ऑप्शन यूज़ करती हैं। अगर मैं बात करूँ स्टॉक डिविडेंड की, तो इसका मतलब ये है कंपनी बोनस की सूरत में स्टॉक्स यानी शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर रही है। तो लाइक कंपनी जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो लाइक कैश की सूरत में डिविडेंड दे सके, तो फिर वो कंपनी इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको इंगेज रखने के लिए, तो वो फिर नए शेयर्स इशू करके इन दी शेप ऑफ स्टॉक डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ शेयर्स की सूरत में देते हैं, नॉट इन दी शेप ऑफ अमाउंट, नॉट इन दी शेप ऑफ कैश। और इसी तरीके से कंपनी फिर स्टॉक स्प्लिट्स का ऑप्शन भी यूज़ करती हैं। लाइक अगर किसी कंपनी बंदे के पास 1,000 शेयर्स हैं, तो कंपनी अगर 2-for-1 का स्प्लिट मारती है, तो इसका मतलब ये है कंपनी ने अब उस शेयर्स को 1,000 की बजाय 2,000 कर दिया। शेयर प्राइस मान लें अगर 10 रुपये थी, तो वो 10 रुपये से हाफ हो गई, 5 रुपये हो गई। आपके जो कैपिटल अमाउंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर 10 रुपये का शेयर पहले 1,000 रुपये के, 1,000 शेयर से 10 रुपये के, तो उसकी टोटल अमाउंट हो गई 10,000। तो अब जो स्प्लिट लगने के बाद जो कंडीशन बन जाएगी दैट वुड बी लाइक 2,000 शेयर्स विद द वैल्यू ऑफ 5। तो उसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो इक्वल हो जाएगी, यानी कि 10,000 10,000, दोनों की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और जो उसकी पार वैल्यू होगी वो उस मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमने अभी तक इन चीज़ों को देखा, जहाँ पे हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम इक्विटी के अंदर प्रेफर्ड और कॉमन की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर हम फर्दर ब्रेकअप देख रहे हैं किस तरीके से प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए जाते हैं, कॉमन स्टॉक को देखा जाता है, ट्रेजरी स्टॉक को देखा जाता है। अकॉर्डिंगली फिर हमने देखा स्टॉक डिविडेंड को किस तरीके से डील एक जनरल वे में हमने इसको डिस्कस किया, स्टॉक स्प्लिट को डिस्कस किया। इसी तरीके से कुछ रेशोज जो है, बड़े इंपॉर्टेंट रेशो जो है वो
इक्विटी के हवाले से यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे जो है पहला आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। कि करंटली जो बुक वैल्यू स्टेटस है, बैलेंस शीट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेसिस के ऊपर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, दैट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग शेयर जो इस वक्त मार्केट में फ्लोट है, तो वो बन जाता है आपका बुक वैल्यू पर शेयर। और सिमिलरली इन तमाम मामलात की इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कुछ रेशोज और इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंसेस को मजीद इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें एक आ जाता है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। यानी कि कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया उसको डिवाइड कर देते हैं जो उस वक्त उसकी मार्केट प्राइस चल रही होती है। और उससे फिर हम ये देखते हैं कि कंपनी ने मार्केट के मुकाबले में कितना डिविडेंड इशू किया। और उसके बाद एक और मेजर रेशो बन जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब यानी कि इसका जो बेसिकली जो मेन फार्मूला है दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी, जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी हम निकाल लेते हैं। बट इन एक्चुअल ये एक पूरा का पूरा ड्यू पॉन्ड एनालिसिस है, और ड्यू पॉन्ड एनालिसिस को इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको इलाबोरेट करूंगा इंशाल्लाह जब भी मौका लगा। मेरे चैनल के ऊपर ड्यू पॉन्ड एनालिसिस के हवाले से पूरी एक वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस को समझने के लिए। सिमिलरली एक और रेशो प्राइस अर्निंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। के मार्केट की जो प्राइस थी उसको हमने डिवाइड कर दिया जितना अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे कंपनी ने कमाया। और ये देखने के लिए कि लाइक अर्निंग के इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो किस हद तक इस कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है, कि कंपनी की जो अर्निंग्स थी और जो कंपनी की मार्केट प्राइस है, तो इन्वेस्टर कितना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अगर उस कंपनी के ऊपर होगा तो अल्टीमेटली उसकी मार्केट की जो प्राइस होगी वो अपर साइड पे होंगी। लाइक इन दिस केस यू कैन सी कि 9.7 टाइम्स जो है उसकी मार्केट प्राइस मौजूद है। जितना टाइम से ज्यादा होगा इसका मतलब इन्वेस्टर उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस कंपनी के हवाले से। So this is all the about the subjective part of this chapter corporations। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं इन दिस इस चैप्टर के हवाले से। All right, students. So let's start with the few numerical questions related to the chapter corporation. Right. So here in this question, first write the question. The accounts and balances that follow are from Hastings Corporation's record on December 31st, 2014. Preferred stock, 100 par value, 9% cumulative. 10,000 shares authorized, 6,000 shares issued and outstanding. Common stock, $12 par value, 45,000 shares authorized, 30,000 shares issued and 28,500 shares outstanding. Additional paid in capital, which is 1,94,000, retained earning 23,000, treasury stock, common 1,500 shares at cost 30,000. Prepare the stockholders' equity section of Hastings balance sheet as of December 31st, 2014. जिस तरीके से हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की डिटेल्स बनती हैं बिल्कुल एज इट इज इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जो कि हमने सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डाटा सारा मौजूद है, हमने सिर्फ उसको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है जिस तरीके से हमारा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन बनता है। तो पहली चीज जो हमारे सामने आ गई दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक। हम एज इट इज इसके पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो मेंशन करेंगे। प्रेफर्ड स्टॉक $100 par value, 9% cumulative, 10,000 shares authorized,
यानी कि कंपनी ने 10,000 शेयर जो हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से ऑथराइज करवाए हैं। उसमें से 6,000 शेयर्स इशू किए, और ये सारे के सारे इस वक्त आउटस्टैंडिंग हैं, जिसकी मालियत है 6 लाख। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ इन द सेकंड स्टेप, so what we need to calculate at the first step is the contributed capital। और contributed capital में प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और आपका जो एडिशनल पेड इन कैपिटल होता है, ये तीन चीजें आपकी इनकॉर्पोरेट होती हैं टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अंदर। तो प्रेफर्ड स्टॉक आपने मेंशन कर दिया, अब आते हैं कॉमन स्टॉक की तरफ। तो कॉमन स्टॉक $12 par value, 45,000 shares authorized यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से 45,000 शेयर्स ऑथोराइज कराए हैं। उसमें से 30,000 शेयर्स इशूड, और इस वक्त 28,500 शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग टाइम, इन बिटवीन द टाइम, कंपनी ने शेयर्स को बाय बैक किया है। अब यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है 30,000 माइनस 28,500, 1,500 का डिफरेंस नजर आ रहा है जो कि कंपनी ने शेयर्स को बाय बैक किया है। तो वो डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो 1,500 का देखें, यहाँ पे नंबर मौजूद है जो कि उन्होंने ट्रेजरी स्टॉक में दिखाया है। तो 3,60,000। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एडिशनल पेड इन कैपिटल मौजूद है या नहीं। तो हमारे पास मौजूद है। तो अब हम मेंशन करेंगे एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल ये आ गया 1,94,000 का। इसको हम टोटल कर लेंगे। तो 6 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,94,000, यहाँ पे हम थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लाइक ये वाला पोर्शन हमारा अगले कॉलम में चला जाएगा। इन दोनों का टोटल पहले कर लेते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 5,54,000। और उसके बाद इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे, और इन दोनों का टोटल बन जाएगा 1,154,000, यानी 1.154 मिलियन। ये आ गया आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हम उसको
राइट। टोटल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 23,000। इसको हम ऐड कर देंगे और जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.00771। ये हो गया हमारे पास टोटल contributed capital and retained earnings। And in the last part हमने लेस करना है ट्रेजरी स्टॉक, बिकॉज ये वो नंबर्स हैं जो कि कंपनी ने मार्केट से बायबैक कर लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं, बिकॉज आउटस्टैंडिंग के हवाले से क्वेश्चन ये आपको कंफर्म कर रहा है कि 28,500 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम 3,60,000 की जो वैल्यू दिखा रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यू है 30,000 की, ये 28,500 की वैल्यू नहीं है। बिकॉज अगर आप 30,000 शेयर्स जो कि इशू किए गए हैं उसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3,60,000 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यहाँ पे साथ मेंशन किया जाता है कि इस वक्त कितने इशू किए थे और इस वक्त मार्केट में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं। इसके बाद हम आखिर में ऐड करेंगे, आखिर में एडजस्ट करेंगे ट्रेजरी स्टॉक। और ट्रेजरी स्टॉक के हवाले से ये कह रहा है कि कॉमन है और 1,500 शेयर्स बायबैक किए हैं एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब उस वक्त जो मार्केट वैल्यू चल रही थी उस कॉस्ट के ऊपर इसको बाय किया गया। तो इसका मतलब कंपनी ने अपनी जेब से निकाल के दिए 30,000। तो 11,177,000 में से 30,000 को माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 11,4,7, 30,000। This is now the total stockholders equity। ठीक हो गया जी, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्वेश्चंस क्या हमसे डिमांड कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, देन क्या हमने निकालना है। तो Rutherford Corporation has 20,000 shares of its 100 par value, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। क्यूमुलेटिव, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक टर्म है। अगर हम वर्ड यूज करते हैं क्यूमुलेटिव तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें एरियर्स बनाने पड़ेंगे। जो प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं, कंपनीज डिविडेंड देती हैं, तो उसको फिर अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी नहीं डिविडेंड दे पाती तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अगले साल उसको इन एरियर्स के
डिविडेंड एज एरियर्स के तौर पे रिकॉर्ड करके आगे मूव करेगी अगले पीरियड के लिए, और फिर नेक्स्ट पीरियड में जाके पोजीशन चेक करेगी। अगर उसको अगले साल की पोजीशन में नजर आता है कि हाँ वो ये एरियर्स को पे कर सकती है, तो फिर वो उन एरियर्स को पे करेगी। इसी चीज को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। 7% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग एंड 1 lakh shares of its $1 par value common stock outstanding. In Rutherford's first 4 years of operation, its board of directors paid the following cash dividends. 2011 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, नॉन डिविडेंड। 2012 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया कि हमारी जो भी अर्निंग्स है उसमें से हम 2,40,000 की अमाउंट का डिविडेंड देंगे। सिमिलरली इन द फॉलोइंग ईयर 2013, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2,80,000 का डिविडेंड अनाउंस किया, टोटल डिविडेंड, ठीक है। और 2014 में भी सेम 2,80,000 का डिविडेंड अनाउंस किया। डिटरमिन द डिविडेंड्स पर शेयर एंड total cash dividends paid to the preferred and common stockholders during each of the 4 years. अब यहाँ पे हमने ईयर वाइज कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हर साल कंपनी जो है वो कितना कितना डिविडेंड, कितना प्रेफर्ड को दे रही है, कितना कॉमन को दे रही है, और कहाँ पे एरियर्स बन रहे हैं। जेन में रखिएगा क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। तो पहले हम बात करते हैं 2011 की। 2011 की हम बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2011 के लिए डिविडेंड निल अनाउंस किया। इसका मतलब ना प्रेफर्ड को ना कॉमन को डिविडेंड मिला, तो इसका मतलब 2000 की जो वैल्यू हो गई दैट इज ना। अब हम बात करते हैं 2012 की, और ये चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स के, सिंस इन दिस क्वेश्चन प्रेफर्ड डिविडेंड्स आर क्यूमुलेटिव, तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया लास्ट ईयर प्रेफर्ड के हवाले से, तो इसका मतलब फिर ये है कि 2012 में पहले वो एरियर्स का पे करेगी, और उसके बाद जो बचेगा उसकी फिर कहानी इस साल के लिए अलग मेंशन होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी अनाउंस डिविडेंड कितना है। तो डिविडेंड अनाउंस्ड, डिविडेंड अनाउंस्ड है जी 2,40,000 फॉर द ईयर 2012। तो प्रेफर्ड डिविडेंड इन एरियर्स, ट्वेल्व में खड़े हैं तो मतलब 11 तक का एरियर होगा। ईयर आ गया आपके पास 2011। अमाउंट बन जाएगी इसकी 20,000 शेयर्स हैं जैसा क्वेश्चन में मेंशन है इन द वेरी फर्स्ट लाइन। 100 इज द पार वैल्यू और 7% इसके ऊपर पेमेंट करना है। तो 20,000 इंटू 100 इंटू 7%, दिस वुड बी 1,40,000। ये कंपनी एरियर्स पे करेगी, कंपनी के पास रिमेनिंग डिविडेंड बच गया 1 लाख का। इसके बाद कंपनी पे करेगी प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर 2012। ब्रैकेट में ले आते हैं, यह कंपनी ने पे करना है अगेन 1,40,000 का। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनी, कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 40,000 है वो अगेन कंपनी के लिए एरियर्स बन गए, -40,000। तो इसको हम क्या कह देंगे,
डिविडेंड इन एरियर्स 2012। ये हमारे पास 2012 की जो डिटेल्स थी वो बन गई। अब हम चलते हैं 2013 की तरफ। 13 में कंपनी अनाउंस कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस कर रहे हैं 2,80,000 का डिविडेंड। तब हम 2013 की वर्किंग बनाते हैं। तो डिविडेंड अनाउंस्ड, डिविडेंड अनाउंस्ड 2,80,000। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या चीज आ जाएगी? प्रेफर्ड डिविडेंड इन एरियर्स। फॉर 2012 ये थे 40,000। ठीक हो गया। उसके बाद अगली ही लाइन में हम ले लेते हैं, ये जो एडिशनल लाइन हमने यूज की थी इसको हम नहीं यूज कर रहे। प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर 2013 ये हो जाएगा 1,40,000। तो 1,40,000 एंड 40,000, ये हो गया टोटल 180। 180 को 280 में से माइनस कर दें तो आपके पास बच गए 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा। यानी एक हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं, रिमेनिंग। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सेपरेशन देना जरूरी है। रिमेनिंग डिविडेंड 1 लाख। और इसको हम सिंपली अब हम एक लास्ट लाइन पे लाके क्लोज कर देंगे कि कॉमन डिविडेंड। ये जो 1 लाख रुपीज है ये पूरा का पूरा चला जाएगा कॉमन शेयर होल्डर को, और कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मजीद कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गई वर्किंग 2013 की। अब लास्ट ईयर की हम वर्किंग करेंगे। लास्ट ईयर की वर्किंग आ जाएगी 2014 की, जिसके अंदर अगेन 2,80,000 का डिविडेंड अनाउंस हो रहा है। उसी तरीके से हम वर्किंग को बना लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अब कंपनी के पास 2013 की पेमेंट करने के बाद कोई प्रेफर्ड के हवाले से कोई भी एरियर्स मौजूद नहीं है। अब 2014 डिविडेंड अमाउंट अनाउंस्ड फॉर 2014, डेफिनेटली वो इसी ईयर के लिए है। 2,80,000 प्रेफर्ड डिविडेंड फॉर 2014, 1,40,000। Since this is the preferred dividend, so the amount of dividend will remain same throughout the period. जब तक प्रेफर्ड डिविडेंड कंपनी मेंटेन कर रही है तब तक ये अमाउंट सेम रहेगी। तो 1,40,000 प्रेफर्ड निकाल देगी। रिमेनिंग बचा आपके पास 140। ये पूरा का पूरा जो 140 होगा ये कंपनी रिमेनिंग डिविडेंड, ये पूरा का पूरा चला जाएगा कॉमन डिविडेंड में। तो ये पूरा का पूरा 140 चला गया कॉमन डिविडेंड में, और कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया कि 4 साल की कैलकुलेशंस कंप्लीट की। 2011 में हम कंपनी ने जीरो डिविडेंड अनाउंस किया, तो कंपनी ने 2011 में कोई पेमेंट नहीं की, तो उसका मतलब कोई पेमेंट नहीं की तो कॉमन, चलो अपनी जगह पे है कि कॉमन के लिए कोई बाइंडिंग नहीं होती, बट फॉर प्रेफर्ड स्टॉक जो कि क्यूमुलेटिव है, तो इसका मतलब उसके एरियर्स बन गए 2011 में, जो कि पहले आके 2012 में पे ऑफ हुए, और उसके बाद 2012 पे जो अपना प्रेफर्ड डिविडेंड था वो पे ऑफ हुआ। पे ऑफ होने के बाद -40,000 बच गए। 40,000 बचने का मतलब ये है कि ये एरियर्स में कन्वर्ट हो गए, डिविडेंड इन एरियर्स फॉर 2012। नेक्स्ट ईयर 2013 में ये शिफ्ट हो गए एज एन एरियर। उसके बाद जो डिविडेंड अनाउंस हुआ 2013 में आके, पहले 12 का रिमेनिंग पार्ट पे हुआ, उसके बाद 13 का पे हुआ, और जो बाकी बच गया वो कॉमन डिविडेंड में चला गया। और 14 में आके 2,80,000 का जो डिविडेंड था, उसमें पहले प्रेफर्ड निकला 140 का, और जो रिमेनिंग बच गया 140 वो पे हो गया कॉमन का। अब स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस जाएं तो इसके अंदर देखो एक रिक्वायरमेंट और मौजूद है। कह रहा है डिटरमिन द डिविडेंड्स पर शेयर एंड टोटल कैश डिविडेंड पेड टू द प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग ईच ऑफ द 4 years। डिविडेंड पर शेयर, सही है ना, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? डिविडेंड पर शेयर हमें निकालने की जरूरत होती है फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो 11 में कोई डिविडेंड नहीं था, 12 में हमने कॉमन को कोई डिविडेंड नहीं दिया है। 13 पे आ जाएं और 14 पे आ जाएं। 13 पे हमने कॉमन डिविडेंड 1 लाख, 1 लाख शेयर, 1 लाख की अमाउंट दी है, और 14 में आके हमने 1,40,000 की अमाउंट दी है। क्वेश्चन में वापस आए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स पड़े हुए हैं कॉमन के अंदर, दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो अगर हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना है तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या मौजूद है? हम इसको थोड़ा सा नीचे क्रिएट कर लेते हैं। सो डिविडेंड पर शेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस भी बोलते हैं, तो जितना डिविडेंड, इजियन रखिएगा ये कॉमन डिविडेंड की बात हो रही है, तो उसको मेंशन कर भी लेते हैं, कॉमन डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो अल्टीमेटली कॉमन के ही होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि 2011 की, 2011 में हमारे पास नील डिविडेंड था, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास नील अमाउंट है। 2012 की बात करें तो इसमें भी हमने कॉमन को कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ भी नील है। 2013 की बात करें तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज का कॉमन डिविडेंड दिया है, तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला 1 लाख का डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर 1 लाख, तो इसका मतलब 1 पर शेयर। और इसी तरीके से अगर हम 2014 का निकाल लें तो 2014 में हमारे पास आ गया, हमने 1,40,000 का कंपनी ने डिविडेंड दिया, 1 लाख शेयर्स हैं, तो ये आपके पास बन गया 1.4 पर शेयर। ये हो गया आपका स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर डिविडेंड यील्ड और पीई रेशो को कवर किया था, प्राइस अर्निंग रेशो को। उसके हवाले से हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन 2014 Shell Corporation earned $2.20 per share and paid a dividend of $0.88 per share. At year end, the price of its stock was $44.44 per share. Calculate the dividend yield and the price earning ratio or PE ratio.
तो अब अगर स्टूडेंट्स हमने डिविडेंड यील्ड निकालना है, तो डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए डिविडेंड यील्ड, जिसको हम डीवाई भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर हमारे पास इस क्वेश्चन के एतबार से है पेड अ डिविडेंड ऑफ 0.88। तो डिविडेंड पर शेयर हो गया आपके पास 0.88 डिवाइडेड बाय, इस वक्त मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, 44। और आप जब इसका निकालने जाएंगे डिविडेंड यील्ड, यानी कि मार्केट प्राइस के अगेंस्ट में कितना परसेंट डिविडेंड दिया गया, तो ये बन जाएगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 0.88 डिवाइडेड बाय 44, 0.02, 0.02, यानी कि 2.0%। ये हो गया डिविडेंड यील्ड। अब बात करते हैं पीई रेशियो की। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल्स मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इस वक्त मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, 44 डिवाइडेड बाय, कंपनी ने अर्निंग्स कितनी की, 2.20, ये मौजूद है आपके पास। और अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू गिरती है यहाँ के 44 डिवाइडेड बाय 2.2, इट्स 20 टाइम्स। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड जब आपने कैलकुलेट किया, डिविडेंड यील्ड जब आपने कैलकुलेट किया तो उसने आपको आंसर दिया 2%। और अब जब आप बात कर रहे हैं पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा टाइम्स में। तो ये है जी 20.0 टाइम्स, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो अर्निंग पर शेयर के कितने टाइम्स है। ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शो करता है। ये टाइम्स, इन टाइम्स पी रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है, कि इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, और इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली बाइंग साइड ज़्यादा इसमें पोटेंशियल रख रही है, ज़्यादा पोटेंशियल है, इसकी वजह से ये इसकी जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी अप है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम अपनी कॉरपोरेशन की डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट कॉरपोरेशन के हवाले से ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके हवाले से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास एलएमएस के ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो मौजूद होगी, इसका लिंक मौजूद होगा, प्लस ये कि क्वेश्चंस मौजूद होंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अलॉन्ग विद दैट आपके पास एक क्विज आएगा और एक असाइनमेंट आएगा, उसको टाइमली अटेंड कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द पीरियड अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो या कुछ चीज़ अंडरस्टैंड करनी हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।